Hello everyone, welcome back and let us continue our chapter pair of linear equations in two variables, right? तो हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देख लिया था कि ये जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स होते हैं ये किस तरह के दिखते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट? तो हमने ये सब देख लिया था। तो लास्ट हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा था कि वाई डू वी नीड दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट? सो अब हम देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है वो सिंपल इक्वेशंस में तो चलो काम कर भी जाएगा कुछ वैल्यूज़ रख के, लेकिन अगर ये जो कोफिशिएंट्स होंगे ये कुछ बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो शायद हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के वश में नहीं होता कि वो बैठ के यही निकालता रहे कि कौन सी वैल्यू ठीक है। तो हमें कोई मेथड्स चाहिए होते हैं सो दैट हम उनको इजीली सॉल्व कर पाएँ। सो let us now start with the graphical method for solving the pair of linear equations, right? और इसको सॉल्व कर इनके तरीके देखने से पहले एक और चीज़ हम देखेंगे कि इनके सॉल्यूशंस कैसे कैसे आते हैं, मतलब किस किस तरह के दिखते हैं। सो ग्राफिकल मेथड्स और ग्राफिकल मेथड, क्योंकि एक ही मेथड है, of solution of a pair of linear equations। अब देखो एक चीज़ ये ध्यान दो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मतलब हमेशा दो इक्वेशंस तो होंगी और वो लीनियर हैं, राइट? सो मान लेते हैं कि जनरली क्या होता है, दो इक्वेशंस मान लेते हैं हम। अभी जो जनरल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन की वो कैसे दिखती है, ax + by = c, ऐसा ही कुछ होता है, राइट? अभी अब हमें दो चाहिए तो हम थोड़ा चेंज कर देते हैं उनकी कोफिशिएंट्स में ताकि हमें पता चलता रहे कि ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो a1x + b1y = c1 और दूसरी मान लेते हैं a2x + b2y = c2। अब देखो ये भी जो है डिनोट्स अ लाइन। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं ए लाइन, और ये वाली भी डिनोट्स अ लाइन। मतलब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इक्वेशन जो है वो एक लाइन बनाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कर्व बन जाएगा, या हमने ऊपर पढ़े थे ये क्वाड्रेटिक पैराबोला होता है, क्यूबिक इक्वेशन का ऐसा कर्व होता है, राइट? तो इस तरह के कर्व्स नहीं आएंगे, या फिर ऐसा कोई भी कर्व हो, ऐसा नहीं होगा। हमें स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी इन लीनियर इक्वेशंस के लिए, ठीक है? अब देखो दो लाइंस हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो कैसी होंगी हमारे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस में। लेट अस सपोज एक केस हमारा ये बन जाएगा कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अगर वो एक दूसरे को कट करेंगी तो सिर्फ एक बार ही कट करेंगी, राइट? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये घूम के दोबारा आके इसको दोबारा कट कर जाएगी। अगर स्ट्रेट लाइंस हैं तो वो सिर्फ एक बार ही कट कर सकती है। मतलब एक केस ये है, दिस इज़ केस 1। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है, इससे हमें पता चलेगा कि किस किस तरह के सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। कि ये दोनों एक केस ये होगा कि मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है और ये दूसरी जो लाइन है वो भी ऐसे ही जा रही है सेम डायरेक्शन में, लेकिन
अलग जगह से जा रही है, मतलब ये पैरेलल है। ये वाला तो हो गया इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। जब लाइंस कट करती हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं इंटरसेक्शन, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट वन पॉइंट। और इस केस में क्या है, सेकंड केस, नो इंटरसेक्शन। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस। तो ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, राइट। तो एक ये वाला केस हो गया। एक लास्ट केस होता है, ये आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा। मैं डिफरेंट कलर्स तो बना दूंगी पर शायद उतना दिखेगा नहीं। जैसे एक लाइन ये जा रही है मान लो, और दूसरी लाइन भी इसके साथ साथ ही जा रही है। ओके, नीचे वाली छुप गई। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दो लाइंस आपको दिख रही है इसमें। सो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये वाला केस 3 है। इसमें क्या हो रहा है, लाइंस ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के ऊपर से ही जा रही हैं लाइंस। ये वाली सिचुएशन कब आएगी वो भी हम देखेंगे। पहले हम इनको ये देख लेते हैं। इसमें तो सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा, हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना, मतलब कि x और y की ऐसी वैल्यूज़ ढूंढ रहे हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। उसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। तो इस वाले केस में क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्यों, सॉल्यूशन क्या होगा, अगर ग्राफिकली हम देखें, जब भी दो लाइंस जितने पॉइंट्स पे कट करें उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसलिए ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, राइट। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, नो सॉल्यूशन, मतलब नो, ज़ीरो या फिर नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा जहाँ पे ये लाइंस कट कर रही हैं। और नेक्स्ट वन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसा क्यों है इसमें, क्योंकि दोनों लाइंस हर जो जिस पॉइंट से लाइंस पास कर रही हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नीचे से जा रही हैं। दैट मीन्स हर पॉइंट पे कट करते हुए ही जा रही हैं एक तरह से, राइट। सो इसका मतलब यही हुआ ना। और कितने पॉइंट्स होंगे ऐसे, अब लाइन तो इनफाइनाइट होती है, अगर इसको और बढ़ा दें तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो गए, इसीलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। अब एक और ये तो हो गया कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। यही 3 केसेस हो सकते हैं दो लाइंस के सॉल्यूशन फाइंड करने में, राइट। इनको अब थोड़ा और तरीके से भी बोल दिया जाता है। सो एक तो होता है एक चीज़ होती है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन से रिलेटेड एक डेफिनेशन है, मतलब सॉल्यूशन के बेसिस पे हम ये डेफिनेशन बनाते हैं। ये क्या बोलती है कि a pair of linear equations which has no solution, मतलब जो पेयर होगा हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जनरल पेयर हमने ले रखा है लीनियर इक्वेशंस का, अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, मतलब कौन सा केस हो जाए, ये थर्ड वाला केस, तब हम क्या बोल देंगे, ये जो पेयर है ना वो इनकंसिस्टेंट पेयर है। ये बस एक नाम दे दिया हमें ताकि
हम आगे उसको यूज़ कर पाएँ उस नाम को, राइट। जैसे हम सबका कोई ना कोई नाम होता है, ताकि कहीं पे लिखना हो या किसी को बताना हो तो उस नाम से ही तो बोल सकते हैं ना। अब बार बार ये तो बोलेंगे नहीं कि इस पेयर के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ये बोलना ईजी रहेगा कि ये पेयर इनकंसिस्टेंट है, राइट। सो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सोल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर। अब ऐसे ही दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये तो आपको पता ही है। जब एक डेफिनेशन नो सॉल्यूशन पे है तो दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इसमें क्या लिख देंगे, a pair of linear equations which has one or more solutions। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, जस्ट अ मिनट ये लिख देती हूँ, is called consistent pair। इसमें हमने वन और मोर क्यों बोला है, ये देखो एक बार। वन और मोर सॉल्यूशन का मतलब है कि जब कंसिस्टेंट होगी ना, या तो एक सॉल्यूशन हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन, जो हमारे फर्स्ट, ये सॉल्यूशन के लिए शॉर्ट फॉर्म है, ओके। जो हमारा फर्स्ट केस है इसमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट। और जो दूसरा केस है वो भी हमने इसी में इंक्लूड कर दिया, इसी नेमिंग में, ये वाला ही नाम दे दिया इसको भी कि कंसिस्टेंट पेयर है। सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा। और पहले मैंने ये गलती से शायद ये वाला केस बोल दिया। इनकंसिस्टेंट पेयर में ये दूसरा केस आएगा क्योंकि इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है, राइट। और कंसिस्टेंट पेयर में आ जाएंगे केस 1 और केस 3, जिसमें एक सॉल्यूशन है या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, चाहे वो इनफाइनाइटी क्यों ना हो। अब ये चीज़ देखो, इसमें लिख देंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने एक बार बताया था आपको कि जब यूनिक वन और मोर सॉल्यूशन का नाम आता है तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, वन सॉल्यूशन तो मतलब हो गया यूनिक सॉल्यूशन की एक ही सॉल्यूशन है, और मोर सॉल्यूशन है मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2 हैं 3 हैं या 4 हैं, फाइनाइट नहीं होंगे, वो हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ही होंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही यूज़ करना है, ये आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ कि मैं क्या बोल रही हूँ ये चीज़। सो वन और मोर को आप इस तरह ही लेके चलना जब भी ये लाइंस का सिचुएशन आए, ठीक है। क्योंकि लाइंस में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 सॉल्यूशन है। आप खुद ही कोई ग्राफ बना के देखना और 2 लाइंस आप इस तरह बना के देखना कि उनके 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हो या फिर 3 कर रहे हो, मतलब फाइनाइटली मैनी कर रहे हो, चाहे 10 भी कर रहे हो, ऐसे बना के देख लेना, आप नहीं बना पाओगे। या तो आपको वो लाइंस मोड़नी पड़ेंगी, फिर वो लाइन नहीं रहेगी, और अदरवाइज़ ये थर्ड केस होगा और इसमें फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, राइट। तो ये तो हो गया कि ग्राफिकली कैसे देखना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा। ऑल राइट, अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बता देती हूँ कि किस तरह की ये दिखती हैं जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर लाइंस को इंसाइड कैसे करती हैं, या फिर पैरेलल कब होती हैं, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ एग्ज़ाम्पल से। हाउ केस 1
2 and 3 look like, मतलब कि वो जो ऊपर केसेस बताए वो कैसे दिखते हैं, राइट। सो ये हम NCERT से एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं। जो पहला एग्ज़ाम्पल है वो है लाइंस इंटरसेक्ट करने का, मतलब सिर्फ एक बार ही कट करेगी एक दूसरे को। सो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया इस तरह का, और ये हमें इक्वेशंस देख के पता चल जाएगा, मतलब थोड़ा सा एक दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर पता चल जाएगा कि ये कैसा सोल्यूशन देगी। ये नहीं पता चलेगा कि सोल्यूशन क्या आएगा, लेकिन ये ज़रूर पता चल जाएगा कि कितने सोल्यूशन आएंगे, यूनिक आएगा या इनफाइनाइट आएगा या फिर कोई भी नहीं आएगा। तो ये वाला एग्ज़ाम्पल जो है वो है लाइंस इंटरसेक्ट करने का। फ़िलहाल के लिए आप ये मान के चलो, अभी मैं बताती हूँ कि कैसे पता चल रहा है ये, राइट। ये वाला एग्ज़ाम्पल बनाया है लाइंस इंटरसेक्ट वाले केस का। दूसरा है 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0। अब इस पेयर में देखो, आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा होगा कि क्यों क्या मतलब अलग है इस पेयर में, क्योंकि ये वाला केस है लाइंस कोइंसाइड का, या फिर ओवरलैप जो मैंने ऊपर बोला। ये वाला वर्ड मुझे तब याद नहीं आया था, तो अभी देख लो। कोइंसाइड मतलब ओवरलैप, राइट। तो देखो इसमें क्या एक अलग चीज़ दिख रही है, जो x के कोफिशिएंट हैं वो देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, फिर y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -9, यहाँ पे -18, मतलब डबल हो रहे हैं। जो दूसरे वाले इक्वेशन में है वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। तो ये एक मतलब अलग चीज़ हमें दिख रही है। तो ऐसी वाली जब भी तो आपको दिखेंगी ना, तो सीधा बोल सकते हो तुम, जितना भी मल्टीप्लाई हो, ज़रूरी नहीं 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 3, 4, 5, मतलब कुछ भी हो, लेकिन सिमिलर रेशो आए सबका। अभी हम देखेंगे वो दोनों, बाकी दोनों भी कैसे पता लगा सकते हैं। सो तीसरा वाला है x + 2y - 4 एंड 2x + 4y - 12 = 0, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, यहाँ तक तो सेम दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी डबल हो रहा है कोफिशिएंट और यहाँ पे भी डबल हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है। तो ये वाला केस जो है ये लाइंस आर पैरेलल का है। अभी हम देख लेंगे कि ये सब हम पता कैसे लगा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए एग्जांपल दिया है ताकि आपको पता लग जाए, ताकि ABCD इनमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी मैं वही लिखने वाली हूँ, राइट। सो जो पहला केस होगा लाइंस इंटरसेक्ट। अब ये देखो, वैसे ही लिखी हुई है ना मैंने, जैसे ऊपर था a1x + b1y + c1, और दूसरी इक्वेशन कुछ अलग a2x + b2y + c2। तो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तब देखो, अगर आप कंपेयर करो कंपेयर दैम विद, मतलब सारी इक्वेशंस को ही करना है जनरल वाली फॉर्म्स से। a1x + b1y + c1 = 0। ये जो c1 मैंने ऊपर तो इक्वल के इस साइड लिख दिया था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप सॉल्व करना स्टार्ट ना करो, ठीक है। आप इसको इधर ले आके -c1 भी लिख सकते हो, या फिर उसको ही +c1 बोल दो, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको सॉल्व ना करने लगे हो। पर एक बार सॉल्व करने लग जाओ तब ध्यान रखना उस चीज़ का, ठीक है। a2x + b2y + c2 = 0। अब ये सारी इक्वेशंस इस तरह की हैं ना, तो अब पहले वाले एग्जांपल में देखो, a1 क्या है, पहला एग्जांपल जो लिया है
A1 इज इक्वल टू 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, B1 इज इक्वल टू -2 एंड C1 इज इक्वल टू 0। A2 इज इक्वल टू, इसमें देखो अब दूसरी लाइन में 3, B2 इज इक्वल टू 4, C2 इज इक्वल टू -20, राइट। नाउ अब इसमें आपको क्या चीज़ दिख रही है, जैसे इनमें तो हमें ये दिख रहा था कि इनका रेशियो जो है वो सेम आएगा क्योंकि बस डबल डबल करते जा रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो जब आप ये निकाल लोगे कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, तो आप ये देखना कि A1/A2 जो रेशियो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के। अगर ऐसा आपको मिलता है, इफ़ ऐसा हो रहा है, अब यहाँ पे देखो ऐसा हो रहा है या नहीं, 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू -2/4, कभी नहीं हो सकता, राइट। इसको आप सॉल्व भी कर लो तो ये क्या आएगा, -1/2, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते ना। सो ये ऐसा जब ऐसे कोफिशिएंट्स जब हमें मिलेंगे लाइंस के, तो वो हमेशा कौन सा केस होगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग का। राइट, तो ये देखो इजी रहेगा ना देखना, जब भी कोई दो लाइन दी हुई होंगी हम बस ये रेशो निकाल लेंगे x के कोफिशिएंट्स का और y के कोफिशिएंट्स का निकाल लेंगे और देख लेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी। अब जब बराबर होंगे तब हमें आगे देखना पड़ेगा कि और क्या देख सकते हैं। तो देखो अब इस वाले केस में इक्वल आएंगे ये, क्योंकि इसमें क्या है, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू -9, A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू -18। तो अब रेशो देखो क्या आ रहा है, पहले तो A1/A2 और B1/B2 देख लो, इक्वल आ रहा होगा क्योंकि ये 2/4 हो जाएगा और ये 3/6 हो जाएगा। अब ये कट के क्या आएंगे, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये तो ट्रू है, राइट। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि पहले बताने लाइन कोइंसाइड कर रही है फिर दिखाना है कि रेशियो इक्वल आ रहा है, हमें तो सीधा चेक करना है। जब हमें इक्वेशन दी हुई होगी तो जब हम रेशियो निकालेंगे दोनों, तब हमें पता चल जाएगा कि दोनों इक्वल है या अनइक्वल है। अनइक्वल होंगे तो ये वाला केस हो जाएगा, लेकिन अगर इक्वल है तो यहाँ तक तो रुक गए। अब एक चीज़ और हमें चेक करनी पड़ेगी एडिशनली इसमें, कि जो B1/B2 है वो भी इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। ये भी आप फाइंड करो कि 3/6 जो है वो इक्वल आ रहा है -9/-18 के, दोनों 1/2 आ रहे हैं, राइट। ये भी ठीक हो गया। तो ये वाला केस जब होगा, मतलब ये वाली चीज़ होगी, उसमें तो सिर्फ एक ही कंडीशन थी ना, इसमें हमें दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाके क्या होगा। या फिर इसको सीधा भी लिख सकते हैं कि तीनों रेशो इक्वल है, ज़्यादा बड़ा क्यों बनाना है, राइट। इफ़ ऐसा हो कि तीनों के रेशो इक्वल आ रहे हैं, देन लाइंस कोइंसाइड, सब कुछ बराबर आए जा रहा है, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि सारे सॉल्यूशंस भी सेम ही होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे, सॉरी, हर पॉइंट पे ये सेम लाइंस होंगी, मतलब हर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इसलिए वो क्या होंगी, लाइंस कोइंसाइडिंग। अब थर्ड वाला केस है, वो है पैरेलल लाइंस का। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि अब देखो ये वाला क्वेश्चन था ना, थर्ड वाला
जो पेयर दिया हुआ है ये है पैरेलल लाइंस का। इसमें देखो पहला वाला रेशियो तो 1/2 है, दूसरा वाला 2/4 मतलब 1/2, तीसरा वाला क्या है -4/-12 मतलब 1/3। तो इसमें क्या आ रहा है A1/A2 is equal to B1/B2 but this is not equal to C1/C2। तो एग्जाम्पल में देख लो क्या आ रहा है, A1/A2 is 1/2, B1/B2 is 2/4 and this is not equal to -4/-12। यही है ना, यस। क्योंकि ये तो कट के फिर से 1/2 आ जाएगा, पर ये क्या आ रहा है 1/3। तो ये जो है ये वाला रेशो ये इनके बराबर नहीं आ रहा है ए और बी वालों के। तो ये वाला जो केस होता है कि अगर ऐसा होगा तो लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब एक भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। ऑल राइट, तो ये एनसीईआरटी बुक में आपको एक टेबल बना के दिया हुआ है, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, पर सेम ही चीज़ बताई हुई है, राइट। तो फिर से एक बार देख लो, जब ये वाले रेशो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, जब ये दोनों रेशो इक्वल ना हो तब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और उसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक बार इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा केस होता है जब ये रेशो तीनों ही रेशो सेम हो, देन लाइंस कोइंसाइड एंड वी गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जो तीसरा केस है उसमें क्या होता है कि पहले दो रेशो तो सेम होते हैं लेकिन जो तीसरा वाला होता है वो बराबर नहीं होता और लाइंस उसमें पैरेलल हो जाती हैं, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है तो ऐसी वाली कंडीशन आती है और उसमें क्या होता है नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ग्राफिकली हम इस तरह ग्राफिकली तो हम ग्राफ ही देख के बताते हैं कि ये केसेस होते हैं और इतने इतने सॉल्यूशंस होते हैं इनके, लेकिन बिना मतलब उनको सॉल्व किए भी हम ये पता लगा सकते हैं इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, राइट, कि कितने कितने उनके सॉल्यूशंस पॉसिबल है। सो ये तो हो गया हमारे पास अब कि ग्राफिकल मेथड उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने का कि कितने सॉल्यूशंस हैं। अब ग्राफिकली हम ये तो पता लगा सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन हैं, लेकिन ये पता लगाना कि क्या सॉल्यूशन है वो बहुत मुश्किल होता है। किसी किसी केसेस में इजी होगा, जैसे कि अब देखो ग्राफ्स अगर हमारे बनेंगे तो ये इस तरह के तो बनेंगे। मान लो ये जो पॉइंट कट कर रहा है ये वाला यहाँ पे नाव के ओरिजिन पे होता, तब तो हमें इजीली पता चल रहा है कि 0 0 है सॉल्यूशन, या फिर यहाँ कहीं कर रहा है जहाँ हमें पता है कि ये पॉइंट 2 पे है और y वाला 0 है, मतलब 2,0 पॉइंट हो जाएगा, तो हमें सॉल्यूशन पता चल गया। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट ही अगर हमें बता दे कि यहाँ पे कट कर रही हैं लाइंस, अब बताओ क्या सॉल्यूशन है, तो बिना इनको ये टिक्स लगाए हुए या फिर बिना मेजरमेंट के ये तो हमें पता लगाना मुश्किल है ना सीधा ग्राफ से। तो हम क्या करते हैं, अलजेब्राइक मेथड्स पढ़ते हैं, तो उनसे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकलेगा, राइट। ग्राफ से भी लाइक इस वाले में तो हम पता लगा ही सकते हैं कि नो सॉल्यूशन है, इसमें पता लगा सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, पर ये यूनिक वाला केस जो है वो हम अलजेब्राइकली अगर फाइंड करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट्स का आइडिया नहीं आएगा ग्राफ में कि कहाँ पे है ये पॉइंट। ऑल राइट, सो इस वीडियो में तो हम इतना ही करते हैं कि ग्राफिकली कैसे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब क्या सॉल्यूशन निकलता है अलजेब्राइकली, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।